नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों में इन्वेस्टर्स की उत्साहजनक भावनाओं के कारण वर्चुअल डिजिटल एसेट एक बार फिर ऊंचे स्तर की ओर बढ़ने लगे हैं। जून के मध्य में ब्लैक रॉक और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज जायंट्स द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग और महीने के दौरान अन्य हल्की क्रिप्टो फ्रेंडली इवेंट्स के बारे में ऑप्टिमिज्म एक बार फिर क्रिप्टो मार्केट में रैली को बढ़ावा दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एक घंटे से अधिक समय में लगभग 2% की बढ़त के साथ $31,000 के निशान पर पहुंच गई। मल्टीपल स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग से इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म बढ़ने के बाद पिछले हफ्ते ये 13 महीने के पीक पर पहुंच गया था, जो $31,500 से ऊपर था। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,900 के निशान के करीब थी। पिछली बार ये 1.93% की बढ़त के साथ $1,891.38 पर ट्रेड करती दिखाई दी थी। अन्य प्रमुख क्रिप्टो लाल रंग से बढ़कर मैटिक और ADA स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन और कार्डानो के टोकन के साथ सकारात्मक क्षेत्र में आ गए, जो क्रमशः 6% और 2% से अधिक बढ़ गए। बाइनेंस एक्सचेंज का नेटिव टोकन BNB हाल ही में 4% से अधिक बढ़ गया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.17% की बढ़त के साथ $1.19 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 55.54% बढ़कर $32.63 बिलियन हो गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.07 बिलियन है और स्टेबल कॉइन अब $30.58 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का क्रमशः 6.31% और 93.74% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.88% है। इसमें 0.12% की गिरावट देखी गई है। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.72% बढ़कर 40,275 पर पहुंच गया है। इस बीच ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बुधवार की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बिटकॉइन साल के अंत तक $50,000 और 2024 के अंत तक $120,000 से अधिक तक पहुंच सकता है। एनालिस्ट ने यह भी नोट किया कि इन्वेस्टर्स धीरे धीरे कांग्रेशनल डिजिटल एसेट मार्केट स्ट्रक्चर और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट की संभावित मंजूरी की ओर बढ़ रहे हैं, जो ये स्थापित करेगा कि डिजिटल एसेट डिसेंट्रलाइज्ड हैं या नहीं। OpenAI के को-फाउंडर इलियास स्केवर ने ह्यूमन एक्सटेंशन होने को रोकने के लिए सुपर इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने की चेतावनी दी है। वे जोखिमों का प्रतिबंधन करने और AI सिस्टम को ह्यूमन इंटेंट के साथ संरेखित करने के लिए नए गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस का प्रस्ताव करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे ह्यूमन इंटेंट को फॉलो करते हैं। वर्तमान में हमारे पास संभावित रूप से सुपर इंटेलिजेंस AI को चलाने या नियंत्रित करने और इसे खराब होने से रोकने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। AI को संरेखित करने के लिए हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी जैसे ह्यूमन फीडबैक से रीइंफोर्समेंट सीखना AI की निगरानी करने की मनुष्य की क्षमता पर निर्भर करती है, लेकिन मनुष्य हमारी तुलना में अधिक स्मार्ट तरीके से AI सिस्टम की विश्वसनीय रूप से निगरानी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमारी करंट अलाइनमेंट टेक्निक्स सुपर इंटेलिजेंस के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। हमें नई साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज की जरूरत है, ब्लॉग पोस्ट में ये लिखा है। ChatGPT जैसे OpenAI मॉडल से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक नई टीम 20% कंप्यूटिंग पावर एफर्ट का नेतृत्व कर रही है। टीम का लक्ष्य OpenAI मॉडल में सुधार करना है और जोखिमों को कम करना है। साथ ही ह्यूमन इंटेंट के साथ सुपर इंटेलिजेंस AI सिस्टम को अलाइन करने में मशीन सीखने की चुनौतियों का भी समाधान करना है। उनका लक्ष्य सुपर इंटेलिजेंस को आइटरेटिवली अलाइन करने के लिए वास्ट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का उपयोग करके एक ह्यूमन लेवल ऑटोमेटेड अलाइनमेंट रिसर्चर बनाना है। एक नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मिनरल कनेक्शंस में पैटर्न का उपयोग करके पृथ्वी और संभवतः अन्य ग्रहों पर मिनरल्स के लोकेशंस का पूर्वानुमान लगा सकता है। इस विकास से विज्ञान और व्यवसाय को बहुत लाभ होगा, क्योंकि वे ग्रह के अतीत के बारे में अधिक जानने और रिचार्जेबल बैटरीज जैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए मटेरियल्स निकालने के लिए मिनरल्स फॉर्मेशन की जांच करना जारी रखेंगे। एक उद्देश्य जिसे लंबे समय से कला के साथ साथ विज्ञान के रूप में भी देखा जाता है, उस पर शोना मॉरिसन और अनिरुद्ध प्रभु के नेतृत्व वाली एक टीम का ध्यान केंद्रित था। उन्होंने स्पेसिफिक मिनरल्स की अकरेंस को पहचानने के लिए एक सिस्टम स्थापित करने की मांग की। ये प्रोसीजर अक्सर पर्सनल एक्सपर्टीज और सेरेंडिपिटी की अच्छी खुराक पर निर्भर करती है। मिनरल एवोल्यूशन डेटाबेस से एक मशीन लर्निंग मॉडल एसोसिएशन नियमों का उपयोग करके मिनरल अकरेंस को प्रिडिक्ट करता है। मॉडल का परीक्षण मोजेव डेजर्ट में टेकोपा बेसिन में किया गया था, जिसमें जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि यूरेनाइट ऑल्टरेशन, रुदरफोर्डाइन एंड एंडरसोनाइट के लोकेशंस को प्रिडिक्ट किया गया था।
अपनी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कथित तौर पर स्टेट कंट्रोल बैंक्स को रिसोर्सेज को पूल करने और अकाउंट एग्रीगेटर्स और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उपयोग की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा 8 जुलाई को पब्लिश किए गए रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंक्स के परफॉर्मेंस के रिव्यू के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में एक मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की थी, बैंकों को ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग में भागीदारी की जांच करने और कस्टमर्स को सर्विसेज प्रदान करने के लिए लागत को कम करने टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने बिजनेस डेली को बताया, हर डिजिटल बैंक ऑफिस में प्रोसेस ऑटोमेशन ब्रांच का सामना करने वाली भूमिकाओं आदि का ऑटोमेशन होता है। PSBs अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए अलग से पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसमें लागत बढ़ रही है। मार्केट में अवेलेबल वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी जो लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करती है, उसे लाइव एंटरटेनमेंट मार्केट कहा जाता है। इसमें थिएटर्स में लाइव परफॉर्मेंसेस, ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स और स्टैंड अप कॉमेडी जैसी एक्टिविटीज शामिल है। मेटावर्स के यूजर्स इवेंट्स में भाग ले सकते हैं और आर्टिस्ट और अन्य उपस्थित लोगों के साथ वास्तविक समय में बातचीत कर सकते हैं। 2030 तक मेटावर्स का मार्केट $460 मिलियन का होने की उम्मीद है, जो 2023 में $240 मिलियन के मूल्य से अधिक है, यानी 92% की वृद्धि की उम्मीद है। अगले 7 वर्षों में मेटावर्स लाइव एंटरटेनमेंट का उपयोग करने वाले 3.2 मिलियन यूजर्स का अनुमान है, जो साल 2030 तक 39% बढ़ जाएगा। एक सफल फंडिंग राउंड के बाद मेटावर्स स्टूडियो कर्ता ने म्यूजिक, गेमिंग, स्पोर्ट्स और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के प्रमुख नामों में से $1.1 मिलियन जुटाए हैं। म्यूजिक बिजनेस के दिग्गज टोनी बार्न्स और फनाटिक के पूर्व इन्वेस्टमेंट हेड एरिक लॉन्ड्रे द्वारा 2021 में स्थापित एक स्टार्टअप कर्ता का इरादा मेटावर्स को आर्टिस्ट, बिजनेसेस और स्पोर्ट्स राइट्स होल्डर्स के लिए उपलब्ध कराना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर्ता को वर्चुअल वर्ल्ड की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बढ़ावा देती है। एमी थॉम्पसन, एक आर्टिस्ट मैनेजर और हिप्नोसिस के पूर्व चीफ कैटलॉग ऑफिसर, म्यूजिक इंडस्ट्री की उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने सबसे हालिया फंड रेजिंग राउंड में भाग लिया, जिसे वेंचर कैपिटल फर्म गेम टेक वेंचर्स द्वारा प्रायोजित किया गया था। हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर मेटावर्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को अपनाने की तैयारी कर रहा है, जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के काम करने के तरीके और प्रॉपर्टीज को खरीदने और बेचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। हैदराबाद की कई रियलिटी कंपनियां शहर के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मेटावर्स टेक्नोलॉजी पेश करने की योजना बना रही है। मेटावर्स में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, सोशल कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, जो फिजिकल और डिजिटल रेल्म्स को जोड़ती हैं। मेटावर्स के भीतर व्यक्ति डिजिटली रेजिडेंशियल स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेलर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अब रामकी ग्रुप रामकी वर्स एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म पेश करने की योजना बना रहा है, जहां संभावित बायर्स वर्चुअली डिफरेंट लैंडस्केप्स में टेलीपोर्ट कर सकते हैं और कस्टमाइजेबल अवतार्स के माध्यम से रामकी एस्टेट्स की प्रॉपर्टीज का अनुभव कर सकते हैं। रामकी वर्स में 3 वर्चुअल ऑडिटोरियम्स होंगे, जो कस्टमर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए के साथ साथ रामकी एस्टेट्स प्रोजेक्ट की लिविंग एक्सपीरियंस की अनुमति देंगे। ह्यूज फाइनेंशियल रिजर्व्स वाले इथेरियम इन्वेस्टर्स, जिन्हें वेल भी कहा जाता है, ने हाल ही में महत्वपूर्ण डिजिटल एसेट ट्रेड्स की फ्लरी में क्रिप्टोकरेंसी के लगभग $140 मिलियन को कॉइनबेस, क्रैकन और OKX जैसी वेल नोन एक्सचेंजेस में शिफ्ट कर दिया है। इथेरियम ब्लॉकचेन डेटा ETH इन्वेस्टर्स के बीच एक ट्रेंड दिखाता है। जून में एक्सचेंजेस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल एसेट की सप्लाई में गिरावट के बाद लाखों डॉलर्स के कई ट्रांजैक्शंस एक्सचेंजेस पर चले गए। एक ट्रांजैक्शन में आर्बिट्रम से 20,000 ETH को सैन फ्रांसिस्को स्थित एक्सचेंज क्रैकन में ट्रांसफर करना शामिल था और एक अनआइडेंटिफाइड वॉलेट से $48.3 मिलियन के ट्रांजैक्शन में कॉइनबेस, सबसे बड़ा US क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, शामिल था। एक क्रिप्टोकरेंसी वेल ने $57.7 मिलियन मूल्य के 30,000 ETH को सेशल्स रजिस्टर्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज OKX में ट्रांसफर कर दिया। ये तब हुआ जब 27
ट्रिलियन डॉलर की एस्टेट को मैनेज करने वाली प्रमुख फाइनेंशियल पावर हाउस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्रवेश कर रही है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि बिटकॉइन का सप्लाई मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर 4% गिर गई, जो दिसंबर 2022 में दर्ज किए गए स्तर पर पहुंच गई। ये 2021 के बुल मार्केट से पहले नवंबर 2020 के बाद से सबसे निचला स्तर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार क्रिप्टो एसेट्स को शामिल करने के लिए ग्लोबल टैक्स स्ट्रक्चर्स को मॉडर्नाइज करना आवश्यक है। IMF का दावा है कि क्रिप्टो एसेट से निपटने के लिए, जिसकी डिसेंट्रलाइज नेचर और एनोनिमिटी सरकारों के लिए समस्याएं पैदा करती हैं, जिस वजह से टैक्स सिस्टम को अपडेट करने की आवश्यकता है। बैंक्स का दावा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट के रूप में बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है तो टैक्स अवॉइडेंस एक गंभीर मुद्दा पैदा हो सकता है। IMF का दावा है कि अगर ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के माध्यम से संचालित की जाती हैं तो कई टैक्स इवेजन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस रेगुलेटर्स के लिए एक अलग तरह की चुनौती पैदा करते हैं। ETF इन्वेस्टमेंट्स के कारण बिटकॉइन की वैल्यू अचानक और तेजी से बढ़ गई है, लेकिन इस उछाल के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। द ब्लॉक रिसर्च के डैशबोर्ड के डेटा से पता चलता है कि डेली क्रिप्टो एक्सचेंज एक्टिविटी का 7-डे एवरेज 27 जून को $19.4 बिलियन से गिरकर 8 जुलाई को $14.2 बिलियन हो गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार क्रिप्टो एसेट्स को शामिल करने के लिए ग्लोबल टैक्स स्ट्रक्चर्स का मॉडर्नाइज किया जा रहा है। 15 जून को ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF की फाइलिंग के बाद बिटकॉइन की कीमत में 18% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि ये वृद्धि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर बढ़ी हुई ट्रेडिंग एक्टिविटी के कारण नहीं हुई है, बल्कि CME के बिटकॉइन फ्यूचर्स मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में उछाल आया, जो $2.7 बिलियन से अधिक हो गया। प्रतिदिन ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी की मात्रा में गिरावट ये संकेत दे सकती है कि ट्रेडर्स अधिक पैसा कमाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, जैसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग या ऑफ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। बिटकॉइन ETF के माध्यम से संभावित मुनाफे के वादे ने कुछ एक्टिविटी को रेगुलर स्पॉट एक्सचेंजेस से दूर कर दिया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3hourstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।